रागिनी की कही बातों को सुन अर्जुन जी भाव विभोर हो गए। वो उसे अपने सीने से जकड़ प्यार से कहते हैं, सरला मम्मा की परवरिश पर नाज है मुझे। इतनी प्यारी और संस्कारी बीवी मिली है न मुझे। तभी अर्जुन अपने सारे रिश्ते बखूबी निभाता है। सच में राघु, ये तुम मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होती तो शायद अर्जुन के पास इतने कीमती रिश्ते नहीं होते। थैंक यू। मेरा हर कदम हर पल बिना किसी स्वार्थ के साथ देने के लिए। वो हौले से रागिनी के कान के नीचे अपने होंठ रख देते हैं। लंबे टाइम बाद अर्जुन जी के उस रूहानी स्पर्श से रागिनी के बदन में सिरहन पैदा हो गई। उसके हाथों की कसावट अर्जुन जी की कमर पर कस गई। अर्जुन जी उसके बालों को कान के पीछे लगा अपने होंठ उसके गाल से छुलाते हुए कहते हैं, राघु, बस इस महीने हम अपनी बेबी का इंतज़ार करेंगे। यदि इस मंथ भी तुम्हारा पीरियड टाइम से आया तो अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं कल मीटिंग से फ्री होकर एक बार इस बारे में पापा से बात करूँगा। हम चारों जल्दी ही लोकुश संस्थान चलेंगे। वहाँ से एक प्यारी सी गुड़िया अडॉप्ट करेंगे। अर्जुन की बात सुन की रागिनी की आंख नम हो गई। वो अटकते हुए कहती है, अर्जुन, मेरी खातिर भी आप डॉक्टर के पास। अर्जुन जी उसके गर्दन पर अपना चेहरा रख गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हारी खातिर ही रागिनी, अर्जुन कभी डॉक्टर के पास जाने का रिस्क नहीं लेगा। समझी? इस टॉपिक को हमेशा के लिए यहीं बंद कर दो। आज के बाद हम दोनों में कभी इस बात को लेकर चर्चा नहीं होगी। जहाँ मन्नत मांगनी है मांगो, मैं सब जगह तुम्हें लेकर चलूँगा राघु, लेकिन डॉक्टर के पास कभी नहीं। वैसे पापा और दीनू अंकल को गुरुजी पर पूरा विश्वास है। नेहल के नामकरण पर पहली बार गुरुजी ने तुम्हारी झोली भरी है। देखते हैं उनका आशीर्वाद क्या रंग लाता है। इतना बोल रागिनी की गर्दन को चूमते हुए मधोसी से कहते हैं, बाकी अर्जुन है उसकी रागिनी को अपने प्यार से मदहोश करने के लिए। वैसे भी राघु, प्रेगनेंसी के लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर इजाज़त दो आप बेगम साहिबा तो हम एक बार और प्रयास करना चाहते हैं। इतना बोल रागिनी को पलट सीधा करते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, राघु, यह सर दर्द में राहत हो तो ही हम अपनी प्रेम यात्रा शुरू करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। रागिनी अर्जुन के गले में हाथ डाल कशिश भरी नज़रों से उन्हें देख लरजते हुए कहती है, अर्जुन, हमें इंतज़ार है आपके स्पर्श का। हम सिमटना चाहते हैं आज रात आपकी पनाहों में। आज टूट कर बिखरना है हमें आपके भीतर तक। कर दीजिए हमें अपने स्पर्श से सुर्ख इन लबों की तलब शांत कीजिए अर्जुन। बहुत दिनों से हम बेचैन हैं आपकी गिरफ्त में समाने के लिए। रागिनी की तरफ से रजामंदी मिलते ही अर्जुन जी के होठों ने रागिनी के बदन पर अपना सफ़र आरंभ कर दिया। वो रागिनी की आंखों में कशिश भरी नज़रों से देखते हुए जैसे ही उसकी नाइटी की रूप खींचते हैं, रागिनी के बदन में करंट सा लगता है। वो उनकी तरफ से पलटकर उनसे अलग होने को होती है कि अर्जुन जी की सुडौल बाहें उसकी कमर से लिपट उसे अपने तरफ खींच लेती हैं। अर्जुन जी का एक हाथ उसकी रूप को खींच बाहरी आवरण को उसके बदन से अलग कर देता है। आज लंबे समय बाद अर्जुन जी की नज़रों में रागिनी की खूबसूरती फिर से कोहराम मचाने को आतुर थी। रागिनी को इस पर्पल स्वीलेंस नाइटी में देखते ही उनका दिल धड़क उठा। अपने पसंदीदा रंग में ऊपर से नीचे तक सराबोर राघु को देख उनके हाथ अनायास ही उसके कंधे पर टिकी पतली स्ट्रिप में उलझ गए। वो अपने होठों से जैसे ही उसकी कॉलर बोन को छूते हैं, रागिनी उनमें पूरा सिमट जाती है। अर्जुन के होंठ आहिस्ता आहिस्ता उसके बंद आँखों को चूम उसके पूरे चेहरे पर अपनी छाप छोड़ने लगे। वहीं रागिनी के हाथ भी उनकी टी शर्ट के बटन में उलझने लगे। धीरे धीरे दोनों पर ही मधुसी छाने लगी। एक दूसरे के बदन से निकलती मनमोहक खुशबू में खोए दोनों
ही एक दूसरे पर अपना प्यार बरसा रहे थे। अर्जुन के होठों ने जैसे उसके चेहरे को फ्री करके अपनी रफ्तार को उसकी कमर पर बढ़ाया। रागिनी के हाथों की मुट्ठियां बेडशीट पर कसने लगी। अर्जुन जी अपनी कशिश भरी नज़रों से रागिनी को देख हल्के से उसके साइड सीट नाइटी को कमर तक सरका, अपने हाथों को हल्के से नाभि के पास रख, जैसे ही अपने होंठ से उसकी नाभि को छूते हैं, रागिनी के हाथ अर्जुन के बालों में फंस गए। अर्जुन जी बेतहासा अपना प्यार रागिनी पर बरसा रहे थे। शेष बचे बाहरी आवरण कब के फर्श पर बिखर गए थे। अब दोनों तरफ से प्रेम की रफ्तार अपने पूरे शरीर पर थी। रागिनी अर्जुन के स्पर्श से इस तरह मदहोश हुई थी कि उसे आज होश ही नहीं रहा कि कब अर्जुन जी उसमें खोकर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। जब अर्जुन जी के हाथों और होठों की रफ्तार उनके बदन पर तीव्रता से प्रहार मचाने लगा तो रागिनी की आवाज़ें उस बंद कमरे में गूंजने लगी। आज काफ़ी समय बाद दोनों एक दूसरे में विलीन हुए, अपने प्रेम की अनंत गहराइयों में समा गए थे। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। जैसे ही घड़ी के 2 घंटे बजे अर्जुन जी की बंद आंखें खुल गई। वो रागिनी की तरफ देख उनके गालों को थपथपाते हुए कहते हैं, रागू अब छोड़ो मुझे, बस करो यार, तुम्हारी सिर्फ 2-3 घंटे ही नींद होगी। रागिनी अपनी आंखें बंद किए अर्जुन जी की कमर को कसकर मदहोश होकर कहती हैं, नहीं अर्जुन, अभी नहीं, प्लीज़ यूँ बीच में। अर्जुन जी उसके माथे को चूम प्यार से कहते हैं, रागू तुम अच्छे से जानती हो अर्जुन कभी अपने प्रेम भरे लम्हों को बीच में नहीं रोकता। और शरारत से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, बेगम जान 2 घंटे से तुम कसरत करवा रही हो मेरी, और अभी भी उम्मीद है। रागिनी उसके मुंह पर अपनी हथेली रख कहती है, दत्त कैसी बातें कर रहे हैं अर्जुन आप, चुप रहिए, हटिए हमारे ऊपर से, हम फ्रेश होकर आते हैं। अर्जुन जी उसके होठों को चूम मुस्कुराते हुए कहते हैं, पक्का रागू। रागिनी हल्की मुस्कान से कहती है, पक्का पतिदेव, हटिए। अर्जुन जी एक बड़ा फिर से उसे अपनी बाहों में लेकर कसकर आलिंगन करते हैं और एक झटके से उसमें प्रवाहित होकर थोड़ी देर बाद रागिनी को अपने से अलग कर बेडशीट लेकर पिलो पर उल्टे लेट गए। रागिनी अर्जुन जी की तरफ देख उनके बैग पर अपने होठों से छूकर प्यार से कहती है, लव यू एंड थैंक यू। आज बहुत दिनों बाद आप हमारी रूह में उतरे हैं। गुरु जी की आशीर्वाद रहा तो इस बार भगवान हमें निराश नहीं करेगा अर्जुन। अर्जुन जी उसके दोनों हाथों को चूम प्यार से कहते हैं, आई होप सो, तुम्हारा और मेरा, हमारे परिवार का विश्वास जीत जाए रागू, जो इतने सालों में नहीं हुआ। अगर अब हो गया तो मेरा बेबी सबसे पहले माँ वैष्णो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएगा। वो उसकी अंगुलियों को हल्के से अपने होठों से दबाकर कहते हैं, जल्दी जाओ, फ्रेश होकर मुझे तुमसे लिपट कर थोड़ी देर सोना है। रागिनी उनके गाल पर अपने प्रेम की छाप छोड़कर कहती हैं, बस 2 मिनट, इतना बोल वॉशरूम में चली जाती हैं। रागिनी के जाते ही अर्जुन जी लंबी सांस लेकर कहते हैं, भगवान मेरी रागू की अब और परीक्षा मत लो, ये तुझे मातृत्व सुख देना ही है तो इस बार उसे निराश मत करना। हे माता रानी, मेहर कर अपने भक्तों पर, तेरे आगे हम झोली फैलाए खड़े हैं, अब तो हमारी पुकार सुन ले। वो अपने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद कर बेड का सहारा लिए बैठे थे। इतने में ही रागिनी वॉशरूम से बाहर आती हैं और अर्जुन को बैठे देख उनके पास आकर बेचैनी से कहती हैं, क्या हुआ, आप बैठे क्यों हैं, कुछ प्रॉब्लम? अर्जुन जी अपनी आँख खोल उसे अपनी बाहों में लेकर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेगम जान, बस अपनी मुरादें मांग रहा था माता रानी से। ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, चलो आओ थोड़ी देर सो जाओ। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये कुछ देर में ही नींद की आगोश में चले गए। दूसरे दिन अर्जुन जी तड़के ही उठ गए। वो रागिनी की तरफ करवट लिए उसे बड़े प्यार से देख रहे थे।
रागिनी के चेहरे पर आज उन्हें लंबे अरसे बाद सुकून दिख रहा था। वो बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो रही थी। उन्होंने उसे इस वक्त नींद से जगाना ठीक नहीं समझा। वो आहिस्ता से उसे अपने से अलग कर अपनी दैनिक क्रिया से फ्री होकर चेंज कर बाहर आते हैं। काव्या जी किचन में चाय बना रही थी। अर्जुन जी उनके गले लग मॉर्निंग विश करते हैं और केतली में गर्म पानी करके कहते हैं, मम्मा पापा रेडी हो गए। काव्या जी कपों में चाय छानते हुए कहती हैं, हाँ जो तुम्हारी पैकिंग हो गई थी ना। रागिनी ठीक है, उसका सर दर्द। अर्जुन जी पानी पीकर गिलास रख उनके पास आते हैं और चाय का कप लेकर कहते हैं, डोंट वेरी मम्मा, राघु ने सब रात को ही कर दिया था। गहरी नींद में सो रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जब उठेगी तो आप कह देना, वो बात कर लेगी। मैं बस चेंज करके अभी आया। इतना बोल अपने कमरे में चले जाते हैं और फटाफट चाय पीकर चेंज कर रागिनी के पास आकर उसके माथे को चूम धीरे से कहते हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी काम खत्म कर तुम्हारे पास आ जाऊं। वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा लाइट ऑफ कर बाहर आते हैं। कांत पहले से ही अपने लगेज के साथ हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन जी के आते ही वो दोनों निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद काव्या अर्जुन के रूम में आती हैं। रागिनी को आराम से सोते देख वो उसके सिर पर हाथ फिरा कर कहती हैं, बहुत सहनशील बहू मिली है मेरे घर को। आज के जनरेशन के लिए मेरे बच्चे मिसाल हैं। हे माता रानी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने अपनी बहू के दर्द, उसके उदास चेहरे को। अब और नहीं, इस बार तुझे मेरे बच्चों की झोली में खुशियाँ डालनी होगी। यदि आपकी बार तूने उन्हें निराश किया तो मैं कभी तेरे दर सर नहीं झुकाऊंगी। ये प्रतिज्ञा है एक माँ की। वो रागिनी का सर चूम अपनी आंखों की नमी पहुँचते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर अग्रवाल हाउस में राशि के रूम में दोनों एक दूसरे में समाये गहरे नींद में सो रहे थे। अलार्म की आवाज़ से शीतल की नींद खुल जाती है। वो अलार्म बंद कर अंगड़ाई लेकर जैसे ही अपनी अलसाई आंखों को खोलकर राज को देखती है, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से उसकी ओर करवट लेकर माथे पर बिखरे उसके बालों को अपने हाथों से हटा अपने होठों से छूकर कहती है, सड़ू जी गुड मॉर्निंग। सोते हुए जितने मासूम लगते हैं, जागते हुए उतने ही बब्बर शेर। बट हमें इनका यही एटीट्यूड पसंद है। कान्हा जाने आज क्या बम फोड़ने वाले हैं, बट इतना श्योर है ये हमारे हनीमून को भी यादगार बनाएंगे। शीतल अपने में खोई राज को कशिश भरी नज़रों से देख रही थी कि राज अपनी आंखें खोल शीतल की अनसाई आंखों में देखते हुए कहता है, सोना यदि मुझे निहारने से और अपनी कल्पनाओं से फुर्सत मिल गई हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ। पिछले 15 मिनट से एक टक देख रही हो। माना तुम्हारा पति हैंडसम है, लेकिन अभी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। ये रात की खुमारी उतरी नहीं, तलब है मुझ में समाने की तो फिर ले चलूं तुम्हें अपनी प्रेम नगरिया। शीतल राज की बातों को सुन उसे पुसकर खड़े हो घूरते हुए कहती है, राज कुछ ज़्यादा बावले नहीं हो रहे आप। हर वक्त आजकल आपको रोमांस के अलावा कुछ नहीं सूझता। और किस गलत फहमी में है मिस्टर अग्रवाल की आप हस्बैंड हैं। हमारी नज़रों से देखिए एक नंबर के सड़ू हैं। इतना बोल उसके होठों को अपने 2 अंगुलियों से दबाकर जड़ से वाशरूम में भाग जाती है। राज बेड से उड़ते हुए कहता है, बाहर आओ सोना, तुम्हारी हरकत का जवाब अच्छे से दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ अपनी लोअर टी शर्ट पहनता है और नीचे जिमिंग में चला जाता है। शीतल नहाकर अपनी पूजा करके किचन में चली गई थी। सरला अनिकेत भरत हॉल में बैठे थे। राज भी 1 घंटा पसीना बहाकर उनके पास आकर बैठ गया।
शीतल सभी को चाय देकर राज का प्रोटीन शेक उसे पकड़ाकर जैसे ही किचन में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, राज उसकी कलाई पकड़कर कहता है, तुम्हारी चाय कहाँ है? शीतल धीरे से कहती है, वो राज, लेट हो जाएगा, हम वहीं पी लेंगे। उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि राज उसे अपने पास बिठा राजू को आवाज़ लगाकर उसकी चाय वहीं मंगवाता है और उसे देखकर कहता है, मम्मा इससे बोल दीजिए चुपचाप शांति से अपनी चाय खत्म करे, उसके बाद दूसरे काम। सरला को देख शरारत से अपने कुछ ज़्यादा ही से सर चढ़ा रखा है। आपके और पापा के सामने आजकल मेरी बातों को हवा में उड़ा देती है। मैं रोज़ बोलता हूँ इससे सुबह की पहली चाय घर वालों के साथ आराम से पियो, लेकिन नहीं, इसे कहाँ मेरी बात सुननी है। शीतल राज के हाथ पर हल्के से चिकोटी काट अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहती है, मुंह बंद कर लीजिए ना अपना, क्यों सुबह सुबह माँ के हाथों लड्डू खाने को उतावले हो रहे हैं, सड़ू कहीं के। सरला, अनिकेत, भरत एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। सरला अपनी चाय पीते हुए कहती हैं, चलो 7 महीने में इसमें कुछ तो बदलाव आया राज, कि मेरी बहू आजकल तेरी बातों को हवा में उड़ाती है। शीतल बेटा, लगे रहो अपने मिशन पर, गुड गोइंग। कोई तो आया इस घर में जो इन लाइन लॉर्ड गवर्नर की बोलती बंद करे। शैला की बात सुन शीतल भरत की हंसी छूट गई। वहीं अनिकेत भी खिलखिला कर हंस पड़े। राज सबको घूर कर कहता है, शर्म है कि नहीं यार, लोग अपने बेटे के आगे बहुओं की नहीं सुनते। और मम्मा आप कैसी सास हैं जो हर वक्त अपनी बहू के चक्कर में मुझे बलि का बकरा बना देती हैं। लो सब मेरे मज़े। और भाई आप कुछ ज़्यादा नहीं मुस्कुरा रहे, लगता है रात कुछ ज़्यादा ही अच्छी गुजरी है। चैंप ने परेशान नहीं किया, तभी बत्ती सी निकल रही है, रुके अभी उठाता हूँ मेरे सिर को। वो जैसे ही खड़ा होकर नीलिमा के रूम की तरफ जाता, भरत उसका हाथ पकड़ गंभीर आवाज़ में कहता है, राज, नीलू और नेहल अभी अभी सोई हैं। भरत की आवाज़ में गंभीरता का आभास होते ही राज एकदम से पलट कर कहता है, भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप इतना टेंस। राज के बोलते ही सरला, शीतल, अनिकेत भी भरत की तरफ देखते हैं। सरला अपना चाय का कप रख कर कहती हैं, क्या बात है भरत? भरत शांत स्वर में कहता है, मम्मा कल मम्मी का फ़ोन आया था, नीलू से बात हुई उनकी, वो पापा से बात करने की जिद कर रही थी, तो मम्मी को आखिर उसे बताना पड़ा। बस तब से रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसने ढंग से नेहू को भी फीड नहीं कराया, उसे होश नहीं रहा। मम्मा पूरी रात बेचैन रही है। चैंप को तो मैंने बोतल से दूध पिलाकर जैसे तैसे सुला दिया, लेकिन कल रात नीलू को संभालना मुश्किल हो गया। जब थोड़ा गुस्सा किया उस पर, तब जाकर अभी 5 बजे उसकी नींद लगी है। अब आप और पापा डिसाइड कीजिए मैं क्या करूं। वहाँ मम्मी बिल्कुल अकेली हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मतलब चैंप अभी 10 दिन का भी नहीं, नीलू का शरीर कच्चा है, मैं कैसे इन्हें वहाँ लेकर जाऊं। भरत की बात सुन उसे इतना बेचैन देख घर के सभी लोग चिंतित हो गए। राज तो एकदम से उसके पास बैठकर कहता है, भाई प्लीज़ इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेना है। भाभी पर गुस्सा नहीं यार, वो उनके जन्मदाता हैं। बाप बेटी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। अंकल की तबीयत को लेकर भाभी का रिएक्ट करना जायज़ है। मम्मा मैं और सोना अपनी जॉब से 2-3 दिन की छुट्टी लेते हैं, और भाई हम दोनों मिलकर चैम को संभालेंगे। आप भाभी और अंकल का ध्यान रखना। पापा हमें आज ही निकलना चाहिए। राज की बात सुन सरला अनिकेत की तरफ देख शांत लहजे में कहती हैं, भरत मानती हूँ नीलू की डिलीवरी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी उसका शरीर कमज़ोर है, लेकिन बेटा बात उसके पापा की है। जब उसे सब पता चल गया है तो उसे वहाँ नहीं ले जाना भी उचित नहीं।
तुम ये उसे नहीं लेकर गए तो वो यहाँ रहकर भी न चैम का ध्यान रख पाएगी न खुद का। सुनिए जी, आपकी क्या राय है? अंकित गंभीर स्वर में कहते हैं, भरत सब काम छोड़ो। राज शीतल या तुम्हें आसानी से लीव मिलती है बेटा, तो तुम इसके साथ जाओ, नहीं तो मुझे और तुम्हारी मम्मा के साथ मीमा राजू को लेकर जाना होगा और तुम्हें यहाँ का देखना होगा। माजी और कुसा का ध्यान रखना होगा बेटा, शीतल धीमे स्वर में कहती है। पापा जी, आपको जैसा उचित लगे आप करिए, हम दोनों काम के लिए रेडी हैं। भरत राज शीतल को देखकर कहते हैं, पापा आई थिंक राज शीतल को यहीं नानी माँ कुसा के पास रहने दीजिए। आप और मम्मा मेरे साथ चलिए, आप दोनों बड़े हैं, साथ रहेंगे तो मम्मी नीलू को हिम्मत में रहेगी। मैं और राजू हॉस्पिटल का सब देख लेंगे। राज ठीक है ना? राज भरत का हाथ पकड़कर कहता है, आप कोर्स भाई, पापा ये ठीक रहेगा। भाई, मेरा 2 दिन बाद 48 घंटे का रेस्ट है और सोना कुसा की शायद 1 वीक की छुट्टियाँ। तो पापा हम जब आ जाएंगे तब तक अंकल का ऑपरेशन भी हो जाएगा। पापा 1 वीक बाद हम अंकल आंटी को यहीं ले आएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरला गंभीर आवाज़ में कहती हैं, वो बात की बात है राज, भरत हमें आज ही निकलना चाहिए। शीतल बेटा, शीतल सरला का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा आप चिंता मत करिए, हम भाभी और चैम्प की पूरी पैकिंग कर देंगे। हम अभी सर को मैसेज करते हैं। राज प्लीज़ आप हमारी ऑनलाइन लीव डाल दीजिए जब तक हम कुसा का दूध रेडी करते हैं। उसे स्कूल भेजना ज़रूरी है मम्मा, नहीं तो वो सबके साथ जाने की जिद करेगी। सरला शांत स्वर में कहती है, हाँ बच्चे, तुम उसे स्कूल के लिए रेडी करो, मैं ज़रा नीलू की मम्मी से बात करके आती हूँ। इतना बोल अंकित के साथ अंदर चली गई। भरत भी कुसा को उठाने रूम में चला गया। राज शीतल का हाथ पकड़ उसकी ओर देख गहरी आवाज़ में कहता है, सोना सॉरी। एक बार फिर शीतल उसके मुंह पर उंगली रखकर कहती है, नहीं राज, हमारे घूमने जाने से पहले हमारी फैमिली है, अभी भाई भाभी की को हमारी ज़रूरत है। ऐसे में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अंकल का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए तब तक चैम्प भी 1 महीने का हो जाएगा, भाभी की रिकवरी भी हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे। अगले मंथ भी हमारी लंबी छुट्टियां हैं। राज शीतल को बाहों में लेकर उसके माथे को प्यार से चूम कर कहता है, लव यू मेरी जान, सच में यूनिक पीस पसंद किया है पापा ने मेरे लिए, तुम्हें एक पल बुरा नहीं लगा? सोना, हमारा प्रोग्राम कैंसल, मैं पापा से बात करने वाला था। शीतल राज के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, राज एक बात याद रखिएगा आप, जब बात मेरे परिवार की आती है ना, तो मुझे उसके आगे कुछ नहीं दिखता। मेरा परिवार सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब, समझे एसीपी साहब? राज उसके सर जोड़ भावुक स्वर में कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। प्राउड है मुझे अपने आप पर सोना कि तुम राज की जीवन संगिनी हो। हर जन्म में तुम्हारे कातना से प्रार्थना करूँगा कि मेरी किस्मत में और कुछ देना या नहीं, सिर्फ सोना का साथ हर जन्म में लिखना। वो हल्के से नीचे झुक जैसे ही उसके होंठों को छूता, सामने से राजू आकर कहता है, भाभी ओ आपको माँ। वो दोनों इतने करीब देखकर कहता है, सॉरी भाई, वो गलत टाइम पर। राज एकदम से शीतल से अलग हो उसे घूरते हुए कहता है, क्या करूँ तेरी सॉरी का, पागल लड़का, जब देखो तब मुंह उठाकर चला आता है, कामचोर। वो बड़बड़ाते हुए शीतल को एक नज़र देखते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। इधर मित्तल हॉस्पिटल में अक्षत आज सुबह ही हॉस्पिटल आ गए थे। वो अपने एक केस की इमरजेंसी के चलते आज 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उस वक्त हॉस्पिटल में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग जो पेशेंट के साथ नाइट में रुकते थे, वही अपने दैनिक कार्यक्रमों से फ्री होकर कैंटीन में चाय पानी पी रहे थे। अक्षत फर्स्ट फ्लोर पर राउंड लगा जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं, उनकी नज़र सुरेखा की रूम की ओर उठ जाती है। उसके रूम का गेट खुला था।
रूम से बाहर निकलते हुए हल्के से झाँक कर जैसे ही रूम में नज़र डालते हैं, उन्हें रूम में कोई दिखाई नहीं देता। अकेली सुरेखा बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ते हुए नजर आती है। सुरेखा को अकेले देख अक्षत थोड़ी देर वहीं खड़े रहते हैं, फिर अनायास ही उनके कदम सुरेखा के रूम की तरफ उठ जाते हैं। सुरेखा को अकेले रूम में लेटे देख अक्षत के कदम अनायास उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही अक्षत कमरे में आते हैं, सुरेखा की नज़र उन पर पड़ती है। पहली बार आज दोनों 25 साल वादियों एक दूसरे के सामने अकेले आए थे। अक्षत को देख सुरेखा की आंखों के सामने आज से 25 साल पुराना दृश्य चलचित्र की भांति उभर गया। उस वाक्य को याद कर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन वो तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लेती हैं और अपने हाथ में पकड़ी किताब पिलो पर रख सधी आवाज़ में कहती हैं, डॉक्टर साहब, मेरे पति और बच्चे इस वक्त ज़रूरी काम से घर गए हैं। आपको जो भी काम है आप प्लीज़ थोड़ी देर बाद आइएगा। अच्छा जी। सुरेखा के बेड की तरफ आकर गंभीर आवाज़ में कहते हैं, मुझे उनसे नहीं, आज आपसे ही बात करनी है सुरेखा जी। वो तंज कसते हुए कहते हैं, अब तो शायद आपके कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। मैंने अंकिता का गठबंधन दिशांत से जोड़ने का निर्णय कर लिया। कल मेरी बच्ची की सगाई भी हो गई। अब तो आप खुश होंगी, है ना? जो काम आपने 25 साल पहले अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूरा कर दिया। लेकिन मुझे एक माँ से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो मुझसे अपना बदला लेने के लिए अपने बेटे को मोहरा बना दिया। कैसी माँ हैं आप, जो उसकी आंखों का प्यार आपको नहीं दिखा और अपने बेटे की तड़प देखकर भी आप कैसी अभी तक अनजान हैं, मेरी समझ से परे है। अक्षत की बातों में छुपे तंज को सुन सुरेखा तिलमिला गई। वो उनकी तरफ पलक बिखेरते हुए कहती है, मित्तल साहब, मैं अपने बच्चों की कैसी माँ हूँ ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मुझ पर तोहमत लगाने से पहले आप स्वयं एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप किसे सफाई दे रहे हैं, किससे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो उन्हें देख टेढ़ा मुस्कुराकर व्यंग कसते हुए कहते हैं, मित्तल साहब, मैं उसी बच्चे की माँ हूँ जिसे आप अपनी बेटी का हमसफ़र, आपका दामाद बनाना चाहते हैं। तो मेरी परवरिश, मेरी कोख, मेरे संस्कारों का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं आपको, समझे? सुरेखा उनकी तरफ देख तंज करते हुए कहती है, कहावत सुनी थी, माँ बाप के किए कर्मों का फल इसी जन्म में बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज इन आँखों ने देख भी लिया। नसीब का लिखा कहाँ मिटता है डॉक्टर साहब। कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज वही इतिहास हमारे सामने फिर एक बार आ गया। फर्क बस इतना है, 35 साल पहले जहाँ मैं खड़ी थी, आज वहाँ आपकी बेटी खड़ी है। उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करना आपके लिए बहुत आसान था मित्तल साहब, लेकिन अब आप जब खुद अपनी बेटी की आंखों में हर वक्त वो सोनापन, वो दर्द, वो आंसू, वो बेपनाह मोहब्बत मेरे करण के लिए देखेंगे ना, इस वक्त एक बाप का दिल कैसे भीतर तक कांप उठेगा। तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी नाक से मेरे बाबूजी पर क्या बीती थी। मित्तल साहब, जब किसी को इतने ऊंचे सपने दिखा एकदम से धरातल पर फेंक दिया जाता है ना, तब उस बेबस इंसान की छटपटाहट क्या होती है, वो किस कदर टूट जाता है, ये अब आप महसूस करना। आज से हर पल आपकी बेटी को उसके प्यार के बिना अनचाहे लड़के के साथ घुटते देखेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि एक लड़की को ठुकराने पर उसकी क्या दशा होती है। और ये लड़की तो आपकी खुद की बेटी है। अब असली दर्द से रूबरू हुए हैं डॉक्टर साहब आप। सुरेखा अक्षत के चेहरे पर नज़र गड़ाए सधे स्वर में कहती है, देख लीजिए डॉक्टर साहब, मैंने उस वक्त जो आपको कहा था, आज वो सब सच हो गया।
कहते हैं ना, अंतरात्मा से निकला आशीर्वाद और बद्दुआ दोनों कभी खाली नहीं जाती। आपके केस में मेरी हाय ने आपका जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। जिस लड़की के लिए आपने मेरा रिश्ता ठुकराया था ना, उसका साथ मिला आपको, ना ही आप अपनी बेटी का प्यार उसकी झोली में डाल पाए। आज पैसा, रुतबा, शोहरत, नाम सब कुछ है आपके पास। मित्तल हॉस्पिटल किसी पहचान का मोहताज नहीं। इसके बावजूद दोनों हाथ खाली हैं आपके। रत्ती भर सुकून नहीं आपके जीवन में। पत्नी समय से पहले ही छोड़ गई। पूरी जवानी अकेले उसके यादों के सहारे काटनी पड़ी। अपनी पसंद की लड़की से शादी की भी तो क्या फ़ायदा हुआ। वैवाहिक सुख का आनंद तो आप भोग ही नहीं पाए। ऊपर से बेटी ने उस लड़के से दिल लगाया जिसकी माँ को आपने अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद ठुकरा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त हमारी हैसियत आपके बराबर नहीं थी। आपके आगे मेरा रूप फीका था। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए। धन्यवाद।